नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जातिगत जनगणना की, आरक्षण की, पिछड़ों की सियासी लड़ाई की। और ये कई महीनों से चली आ रही है और रोज बरोज अब एक नया अध्याय भी जुड़ने लगा है। कल क्या हुआ? गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में थे और वहां पर उन्होंने सीधे न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। और उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन इस रिपोर्ट के लिए खुद को ओबीसी का चैंपियन के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को यह याद रखना होगा कि जो ये जातिगत सर्वेक्षण है ये तो हमने करवाया, मतलब प्रस्ताव को मंजूरी हमने दिलवाई थी। यह दिलचस्प पेच है। आपको यह याद रखना होगा कि जब बिहार में दो बार सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ तो उस वक्त सरकार जेडीयू और बीजेपी की थी। तो अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो सरकार का हिस्सा थे, पर यह जो सर्वेक्षण अब जेडीयू और आरजेडी ने कराया है इसमें मुसलमानों और यादवों की तादाद बढ़ाकर पेश की गई है और यह सब लालू प्रसाद यादव के दबाव में हुआ है। अपना वोट बैंक सहेज रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर बताई जा रही है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा होगा। नौकरी में, दाखिले में आरक्षण का पुट उनका ज्यादा हो जाएगा। अब यहां आपको बता दें कि जो ये यादवों का आंकड़ा है ये 14.26% यादव जो हैं वो सबसे बड़े गुट के तौर पर तो उभरे हैं। 17.7% मुसलमान हैं, लेकिन मैं खास जाति की बात कर रहा हूं। तो जातियों में यादव सबसे बड़ी जाति बनकर आ रही है। इसे ही अमित शाह ने हमला करने का एक जरिया बनाया। अब पलटवार भी हुआ। पलटवार क्या हुआ? तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमें कुछ विशेष जातियों का आंकड़ा बढ़ाना ही होता तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कुर्मी जाति के हैं, तो हम कुर्मी जाति का आंकड़ा बढ़ाकर बताते। कुर्मियों की संख्या इस जातिगत जनगणना के आधार पर 2.87% है। कुशवाहा उनसे ज्यादा है, 4.21%। साथ ही वो ये बोले कि अगर बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार एक जातिगत सर्वेक्षण क्यों नहीं करवा देती? पूरे देश और सभी राज्यों में जातिगत जनगणना करा दीजिए, आंकड़े जारी कर दीजिए, हमारी पोल खोल हो जाएगी अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो। पर सरकार तो मना कर चुकी है, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। पर गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल फिलहाल में एक और बयान दिया। सरकार की तरफ से आधिकारिक रुख ये है जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, पर अमित शाह ने बोला कि हम इसको लेकर नेगेटिव नहीं है, ये नहीं कह रहे कि इसकी जरूरत नहीं है, पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये खेल बहुत आगे तक बढ़ता दिख रहा है। इसमें सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, नंबर 2 थे नीतीश कुमार की सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि ये तो लालू प्रसाद यादव का दबाव है, जो अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की हकमारी की जा रही है। अब इस जातिगत जनगणना में भी अलग अलग वोट बैंक पर निगाहें साफ दिखाई दे रही हैं। अति पिछड़े इनका जो दरअसल आंकड़ा है वो है 36.01% और जो पिछड़े हैं वो 27.12%। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 63% का हो जाता है। तो अब सुशील मोदी दरअसल ईबीसी की बात कर रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी ने कहा वो तो हम कुर्मी को बढ़ा देते। ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का भी है।
ललन सिंह, देखिए वार पलटवार समझना होगा कि ये आंकड़े 100% सही हैं। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है, अब वहां पर ये आंकड़े पेश भी किए जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो जनगणना हुई है वो आंकड़े भी पेश होंगे। और यहां पर हमें गौर करना होगा 1931 का वो आंकड़ा जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, और उस जातिगत जनगणना में 12.7% यादव थे। अब वो 14.26% हो गए, और 14.7% मुसलमान थे, वो बढ़कर 17.7% हो गए। पर प्रधानमंत्री मोदी भी उतरे हैं इस मैदान में, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि देखिए मैं तो पिछड़ी जाति से आता ही हूं, और हमने पिछड़ी जाति के लिए क्या कुछ नहीं किया। 27 मंत्री केंद्र सरकार में, हमने तो ओबीसी आयोग का, एक रोहिणी कमीशन का गठन भी कर दिया। लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में मंत्री थे। अमित शाह सवाल पूछ रहे हैं कि वो आयोग का आपने गठन क्यों नहीं किया। तो इसमें अब बात क्या सामने साफ हो रही है कि पिछड़ी जाति को लेकर पूरी जोर आजमाइश हो रही है दोनों ही खेमों की तरफ से, बीजेपी यानी कि एनडीए और जेडीयू आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब वो इंडिया है या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल आजकल और साथ साथ समानांतर उठता चला आ रहा है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जाति का दंगल किसका होगा मंगल, और जाति जनगणना की लड़ाई सियासी क्रेडिट लेने पर आई। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है कि देखिए हमने जातिगत जनगणना करा दिया, अरे पास हमने कराया था, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हमने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है पर इन्हें मिला क्या है। और ये खेल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। चर्चा में संघ विचारक हैं सौरभ मालवीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार केसी त्यागी मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, साथ ही साथ शक्ति यादव युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, और जाने माने समाजशास्त्री, और इन मुद्दों पर और पिछड़ी जातियों में किस तरह की मूवमेंट हो रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे लगातार रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश कर रहे हैं केसी त्यागी। आप सीधा आरोप अमित शाह लगा रहे हैं कि यादवों की तादाद बढ़ा दी, मुसलमानों की तादाद बढ़ा दी, आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल संदीप जी, मैं चाहता हूं कि बगैर इंटरवेंशन के थोड़ा समय मुझे दिया जाए। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई थी और मैं सदन का सदस्य था। मैंने और मधु दंडवते जी ने, उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, उस पर अपने वक्तव्य दिए थे। मेरे घर के सामने 200-300 लड़के रोज आकर के मेरी मुर्दाबाद करते थे और भद्दी भद्दी गालियां देते थे। ये एक दौर वो था। एक दौर आज है जब जातिगत जनगणना बिहार में हुई है। मेरे पास 50 फ़ोन दिन में आते हैं कम से कम कि नीतीश कुमार जी को हमारे सूबे में लाइए और जातिगत जनगणना पर उनका लेक्चर कराइए। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक संघ प्रवक्ता जो हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जाति है समाज में कि नहीं है, क्योंकि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। जब से प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो मैं चौकन्ना हुआ हूँ। क्या वर्ग भेद या वर्ण भेद समाज में है या नहीं है। नंबर 3, क्या आरक्षण का आधार अर्थ पर होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, या सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं
उस पर होना चाहिए। और आज क्यों जाने अनजाने में, राइटली या रॉन्गली, ये कैसे चुनाव का मुद्दा बन गया। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, होड़ लगी है सब पार्टियों में, जातिगण जनगणना कराएंगे, कोई पार्टी बची नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत दुविधा भरा है। मैं चाहता हूँ साहस के साथ वो कहें कि जातिगत जनगणना करके हम हिंदू समाज को नहीं बंटने देंगे। ये हिंदू समाज की मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। किया जा रहा है। क्या यादवों और मुसलमानों की तादाद बढ़ाकर पेश की गई है? मैं इस तरह के प्रश्नों का मैं जवाब देने का आदी नहीं हूं। मैं बहुत लंबे समय से राजनीति में हूं, मैंने इतने निम्न स्तर की बहस कभी नहीं सुनी। क्या भारत में रहे मुसलमान जिन्होंने जिन्ना को ठेंगा दिखाया था, उसकी मुर्दाबाद की थी, वो भारतीय मुसलमान? क्या यादव समाज के लोग भारत माता की संतानें नहीं हैं, इस देश के निवासी नहीं हैं? माफ़ करना भाई, इस तरह की डिबेट जो है उसका मैं हिस्सा कभी नहीं रहा। नहीं, सवाल देश के गृह मंत्री पूछ रहे हैं। केसी त्यागी साहब, ये देश के गृह मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि जी आप राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए जो खास 2 समुदाय आपके गठबंधन से ज्यादा आकर्षित पाए जाते हैं उनकी तादाद बढ़ा दी आपने। 1931 का आप आंकड़ा ले लीजिए, उसका आधार देखिए आप। मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं? आ रही है संदीप जी। त्यागी साहब, बिल्कुल आ रही है। संदीप जी, इसके 2 हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा आप पूछो उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरीलाल कमीशन लागू करके देश में पहली बार आरक्षण छेड़ा था। हमारे जो मित्र मालवीय जी हैं, इनकी जो पार्टी है, इनके द्वारा जो पोषित पार्टी है जनसंघ उस समय की, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटवाया ऑन रिकॉर्ड। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला क्या था? जो अति पिछड़े हैं 12%, और मेरे जो मित्र बैठे हैं वकील साहब वाजपेयी जी, ये कर्पूरी ठाकुर के इनके नेता सबसे बड़े समर्थक थे, सबसे बड़े। उन्होंने इसका समर्थन किया था, वो लोकसभा में थे और दिल्ली में उन्होंने कमान संभाली थी। नंबर 2 नंबर 3, 8% पिछड़ों को, यादवों को, कुर्मियों को, जिनकी संख्या बड़ी हुई बताई जा रही है। और देश की राजनीति में पहली बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, मालवीय जी, ये मोदी जी ने नहीं, ये कर्पूरी ठाकुर ने किया था 3%। और 3% महिलाओं के लिए ये देश की राजनीति में पहली बार हुआ। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने आरक्षण छेड़ दिया, उन्होंने हिंदू की जात व्यवस्था के विकार को फ्रंट पे ला दिया, उनको हटा दिया। एक, मैं उस लोकसभा में था और मैं कांग्रेस के मित्र से भी कहना चाहता हूं, अगर बैठे हों, ये और बीजेपी दोनों ने मिलकर के वीपी सिंह को हटवाया। वीपी सिंह के खिलाफ जब नॉन कॉन्फिडेंस आया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक थी। वीपी सिंह का दोस्त था, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। परिस्थितियां आज बदल गई हैं। सोशल लॉ, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, समाज के विकास के नियम अपना काम करते हैं। सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट जो हैं अपना काम करना बंद नहीं करते हैं। आज 2023 में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध करे, जो कहे कि समाज में जात नहीं है, जो कहे कि समाज में भेदभाव नहीं है। और अबोल मैं छोड़ देता हूं अपना इंडिया गठबंधन, उसमें सब साथ हैं। बिहार में 2 है एलजेपी की पार्टी, दोनों हमारे साथ, हम मांझी वो हमारे साथ, निषाद पार्टी वो हमारे साथ, 3 मंत्री हैं, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारसनाथ, तीनों हमारे साथ। अपना दल के दोनों, राजभर पार्टी, चौहान की पार्टी, जेपीपी, अन्ना डीएमके, बीजेडी, वाईएसपी, एनसीपी, शिंदे गुट। एक पार्टी का नाम बताओ जो अभी भी आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। जो सवाल दरअसल अमित शाह पूछ रहे हैं, आपने यादवों और मुसलमानों की तादाद बढ़ाकर पेश की है क्या? मैं आपका जवाब दे दिया। क्या भारत माता की संतान नहीं है वो?
क्या इंडियन नहीं है? ये इंडियन जवाब नेशनल नहीं है क्या वो? इसे अपने कौन पूछ रहा मंत्रिमंडल है? में क्यों रखा हुआ है उन्होंने? नहीं नहीं, वो भारतीय हैं, पर तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है क्या? तादाद बढ़ा देंगे तो उनको लाभ ज्यादा होगा। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वो समूचे देश में बिहार समेत पुनः जातिगत जनगणना करा ले, बिहार को भी शामिल कर ले, दिखाएं साहस, या वो कमियां बताएं जहां जहां गलतियां छूट गई हैं। ठीक और ये है, जाति का भी खाली ठीक नहीं है। सौरभ मालवीय अब संदीप जी, स्क्रीन पर। हाँ हाँ, मैं समझ गया। एक मैं सेकंड, एक आपका, हाँ करिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। और खाली इतना भर नहीं है ये संदीप जी, इसमें शैक्षणिक योग्यता भी है, कार्यकलाप भी है, आवासीय स्थिति भी है, अस्थायी प्रवासीय स्थिति भी है, कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं है, ये मुझे मालूम है। मैं है कि नहीं है, अभी कृषि मूल भूमि सवाल है कि पर नहीं है। रहना चाहता हूं, उसी पर टिके रहना चाहता हूं। केसी त्यागी साहब, सौरभ मालवीय, अगर केंद्र सरकार को, देश के गृह मंत्री को लगता है तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, यहाँ केसी त्यागी वो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि फिर करवा लीजिए ना पूरे देश में जातिगत जनगणना कराइए और असल आंकड़े पेश कर दीजिए। त्यागी जी का बहुत सम्मान है, और किन मजबूरियों में इस तरह की बातें वो कर रहे हैं ये तो बेहतर वही बताएंगे। लेकिन कुछ बातें हमें समझनी होगी। आजादी के बाद देश किस दौर से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से गुजरा, एक बड़ी चिंता की बात थी उन दिनों राजनीति में। और समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लेके आना और उनके लिए कुछ करना इस सरकार के सामने चुनौती थी। समय अपनी गति से बढ़ा, केंद्र में भी और राज्यों में भी सरकारें चली, और दुर्भाग्य इस देश का रहा कि जो सरकारें चली। अब सवाल बड़ा सीधा है, जातिगत जनगणना खुद करा लीजिए। बस उसी पर आ रहे अगर इसमें दिक्कत है आंकड़े में, उसी पर आ रहे। हाँ वो एक, आप 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। और दुर्भाग्य इस देश का रहा कि जिन राज्यों में जो छत्रप तैयार हुए और केंद्र में जो लोग रहे, वो धर्म और जाति के आधार पर विकास की अवधारणा को भूल गए। उसी की वकालत त्यागी साहब इस समय कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं। कल्याण सिंह वो जिम्मेदारी भूल गए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कल्याण सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, ये सब भूल गए। संदीप जी, या तो आप अपने प्रश्न को प्रश्न ऐसा नहीं, या मुझे उत्तर दे लेने दीजिए फिर प्रश्न। इस देश में वर्तमान में केंद्र सरकार की 140 योजनाएं चल रही हैं। हर राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां लगभग राज्य की अलग योजना, केंद्र की सम्मिलित योजना, ये भी लगभग 150 की संख्या में है। ये किनके लिए है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए है। आयोग बनाना, मुख्य धारा में लाना, कार्य करना, यही सरकार की नीति होनी चाहिए। रोहिणी आयोग जो है, एक मिनट सौरभ, जो जी रोहिणी आयोग, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। ऐसे थोड़ा आप 144 गिनवाने लगे, सारी योजनाएं जी मुझे गिनवाने दीजिए। जी रोहिणी आयोग आपकी सरकार ने, मेरी सरकार ने बनाया, 13 एक्सटेंशन दिए। वो कहती है कि 993 जातियां हैं, उन्हें 2.8% नौकरी और दाखिले मिले। 923 ऐसी जातियां हैं, एक दाखिला एक नौकरी नहीं मिला। तो जातिगत जनगणना में आंकड़ों पर अगर सवाल है तो या तो आप करा दीजिए, या ये बताइए गलती कहां है। मुद्दा तो ये है ना। देखिए गलती की बात नहीं है, उसके पीछे मनसा क्या है। आप बिहार की यथार्थ को लाइए, बिहार के पत्रक को लाइए, बिहार के लोगों को लाइए। फाइल की फाइल नहीं, पत्रक का पत्रक नहीं, मोहल्ले का पता नहीं, गांव घर का, जाति का, आसपास में किसी व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं, मिलना नहीं, और पूरा का पूरा रिपोर्ट दुरुस्त कर दीजिए।
देश भर सवाल में तो जातिगत खड़ा होगा ही। जनगणना करा दीजिए। सवाल अब तो से गृह क्यों भाग मंत्री रहे? कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने उसकी नकार मंशा किया। क्या है? उस संदीप जी वही मैं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। वही बात है कि जनगणना कराने की बात नहीं है, जनगणना कराने के लिए समाज को तोड़ने की बात है। उस ये पर तय सवाल कौन खड़ा करेगा कि होना मंशा चाहिए। क्या है? ये 2014 तय में कौन करेगा कि मंशा क्या है? आप तय करेंगे, आपकी मंशा के हिसाब से ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा तय करेगा, जो डाटा आ रहा है वो तय करेगा। वो डाटा जो बता रहा है वो बताएगा कि सच्चाई क्या है। तो आप वो, देखिए 2014 के बाद अगर कैसे ये डेटा विकास की गलत है अवधारणा आ तो गई नया डेटा भारतीय तैयार राजनीति किया में। जाए, जब तक जुटाया रहेगा, जाए वो डेटा। जब तक रहेगा बिहार में फला तब तक रहेंगे फला, जब तक रहेगा बिहार में फला तब तक रहेंगे फला। ये नारे कहां से आते हैं? ये नारे कहां से आते हैं? भाई तेलंगाना में क्या आप संदेश देना ऐलान चाहते करते हैं? हैं ना कि बीजेपी जीत गई तो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जाति कार्ड खेले हैं तो वो इस देश में, देश आदर्शवाद, की प्रथम और नागरिक दूसरा कौन करे है? तो मौका परस्ती। इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? तो ये आप खुद ही बताते हैं, तो फिर तो पंडित जी जाति साहब कड़वी है। हकीकत है। आप देखिए मध्य प्रदेश, जाति जाति मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, जाति के आधार पर नहीं, व्यक्ति और समाज में विकास को मुख्य धारा में उस वर्ग को लाना तो है। आप ही तो जात बताते की हैं बात क्यों कर रहे 27 हैं भाई? मंत्री बात ओबीसी जात हैं। की है ही नहीं। मन सर्वाधिक डेमोक्रेटिक पार्टी यदि देखें तो संगठन से लेकर सरकार में जो चित्र है वो साफ स्पष्ट है, वो केवल और केवल बीजेपी में ही दिख रहा है। बाकी तो इनको राजनीति के लिए सारे नारे देने हैं। तो ये राजनीति हो रही है, आपका ये कहना है। शक्ति भाई, यादवों और मुसलमानों की तादाद बढ़ा देंगे आप, ये लालू प्रसाद यादव के दबाव में किया जा रहा है। सीधी राजनीतिक रोटियां सेकने की ये कवायद है क्या? संदीप जी, सवाल सीधा है और आपके डिबेट का जो जाति जनगणना करलाई सियासत से जोड़ करके इसको आपने रखा है, ट्रेड से जोड़ करके रखा है। मैं भी पूरी तरह से विवाद की तौर पे मैं रखना चाहता हूं चीजों को। ये छटपटाहट है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि देश के गृह मंत्री जिनके पास सारी चीजें मौजूद है, चाहे तो वो चीजों का आकलन कर सकते, 1931 के जनगणना में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आज बिहार कहाँ है? जो सबसे सघन आबादी जिन वर्गों का, जिन जातियों का था, वो इधर रह गया। कितना उछाल आया। अगर आपको लग रहा है कि बढ़ा करके दिया गया तो बढ़ा तो दो। नीतीश कुमार जी बढ़ा लेते, मुख्यमंत्री थे, अपनी जाति के बढ़वा लेते। लेकिन एक भी जाति का जो भी गणना का प्रकाशन, सर्वे का रिपोर्ट आया है, इसमें कहीं किसी के साथ हकमारी है तो दस्तावेज के साथ एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहे कि मेरे नाम उसमें दर्ज नहीं है, विधानसभा का दर्ज नहीं है। शक्ति, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। एक मिनट, नहीं, इसी से जुड़ा सवाल है, इसलिए इंटरवेंशन जरूरी है। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया तो सामाजिक और आर्थिक जनगणना के सारे आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे, कल हो जाएंगे पेश। संदीप जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया था और आपने इसको थोड़ा रोका है, तो मैं इसको चाहता हूं निर्वाधता की अपेक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी तो ये पहली रपट है जिसमें छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और दूसरी रपट कल और परसों में सामने जब आएगी तो ये तो बदहवास हो जाएंगे। बिहार कोटे से केंद्र में जो मंत्री हैं, जरा बताइए कितने अत्यंत पिछड़े हैं। कौन विभाग के जो प्रमुख विभाग है उसमें कौन लोग हैं? आज वकालत करने की बात जो सामने खुल करके आप कर रहे हैं, तो फिर जाति गणना का विरोध क्यों? हमारे संघ के साथी बोल रहे हैं कि जाति को लेकर करके इनके मन में, अरे भैया एक बात बता दो, साइंटिफिक डाटा जब नहीं होगा, एक्सरे रिपोर्ट नहीं शरीर का होगा, किन जातियों में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां क्या है? आप ही के मरहूम नेता जेटली साहब ने जो लाई थी तस्वीरें देश की, वो बदसूरत हाल थी। 51% दिहाड़ी मजदूर। क्या जानने का अधिकार देश को नहीं है कि किस जाति के लोग हैं? भीख मांग के खाने वाले किस जाति के लोग हैं?
जब 22% इसमें भी समाज आप की राजनीति शिक्षा कर ग्रहण रहे करता हैं। है, सुशील उस जाति के मोदी लोग हैं, ये कजन। शक्ति एक सुशील सेकंड, मोदी एक कह सेकंड, रहे प्लीज, हैं, प्लीज। सुनिए ना, सुशील प्ले- मोदी कह रहे प्ले- हैं अति पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं आप। यादवों को हक देकर, ज्यादा हक देखिए, देकर। संदीप जी, मुझे हैरानी भी होती है और उनके थोड़ी सी छटपटाहट पर थोड़ा सा हमको थोड़ा, अब हम कहना उचित नहीं समझते हैं, मुझे थोड़ा उन पर दया भी आता है। सवाल ये उठता है कि जिन जातियों में जिन स्थितियों का आकलन नहीं करेंगे, जब जब भी पिछड़े अति पिछड़े कमजोर वर्गों के हक की बात इस देश में उठा है, ठीक कहा केसी त्यागी जी ने, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, शरद जी हो, चाहे बीपी सिंह जी हो, तब तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस चीज का लगातार प्रतिकार किया है। नहीं और नहीं, कुछ कोई जातियां इतिहास ही में मलाई तो काट है ले कि जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी- सुशील जरा मोदी इनसे ये पूछिए। कह रहे हैं कि यादव सारी मलाई काट जरा ले पूछिए जाएंगे, ना। अति पिछड़े देखते रह जाएंगे। उनका नहीं, दरअसल नहीं, इशारा ये था। नहीं, हमें नहीं, आप संदीप जी, आप जैसा संजीदा जो एंकर हैं, पत्रकार हैं देश के, जब हम एक जान लेंगे शैक्षणिक आर्थिक, हम तो करने ही जा रहे हैं, इनका तभी छाती और फटेगा ना। जरा पूछिए कि आरएसएस पे चित्पावन ब्राह्मण का ही व्यक्ति क्यों संघ प्रमुख होता है, एक कथन पिछड़ा आज तक क्यों नहीं हुआ? रज्जू भैया का कार्यकाल 6 महीना को छोड़ दीजिए, तो चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों? ब्राह्मणों में कान कुछ क्यों नहीं? ब्राह्मणों में सरोत्री क्यों नहीं? ब्राह्मणों में मैथिल क्यों नहीं? सिर्फ क्यों चित्तावन होते हैं? जरा उनका भी जवाब देना चाहिए था इनको। मैं इन बातों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर सवाल छेड़ रहे हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या उन वर्गों का, उन जातियों का जिसकी आर्थिक सामाजिक स्थितियां खराब है, उसको बेहतर करने का कर्तव्य सरकार को निहित नहीं है? आप किनको झुंझुना थमाया ईबीसी के नाम पर? किन मंत्रालयों को दिया है? क्या आपने शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है, क्या आपने वित्त दिया है, क्या आपने रक्षा दिया है, क्या दिया है उन वर्गों को जिसकी वकालत करने की बात आप करते हैं? गिनाते हैं नाम, हमने इतने भी इसी को मंत्री बनाया, एमओएस बना दिया। अरे बिहार की बात करते तो बिहार में कितना, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर अत्यंत पिछड़ी जाति का केंद्र सरकार में बैठे हुए? किसकी बात कर रहे हैं? अगर हमने कोई सर्वे लाया, हमने उनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थितियों को सुधार करने की दिशा में हम बजट के आकार उस दिशा में प्रवाह करना चाहते हैं, सशक्तिकरण को दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, सशक्त करने की बात करना चाहते हैं, तो आपको पेट फट रहा है। अरे आपके अपनी आबादी तो और आप ये भी दावा कर रहे हैं, ठीक है तो शक्ति, आप ये भी दावा कर रहे हैं ए के वाजपेयी शक्ति कि अभी तो कल परसों और जो आंकड़े आएंगे अभी और सीना फटने वाला है। पर यहाँ सवाल जब तादाद बढ़ाकर जो दिखाई जा रही है, तो कुर्मियों की जो तादाद है वो कुर्मियों की तादाद बढ़ा देते, 2.8%, 8-7% क्यों दिखाते? संदीप जी, आपने त्यागी जी से भी पूछा और शक्ति यादव जी से भी पूछा कि भाई ये आंकड़े के बारे में जो गृह मंत्री ने कहा है उसके बारे में क्या विचार है? डिनाइल नहीं आया, कैटेगरिकल एंड स्पेसिफिकल डिनाइल ये नहीं आया कि नहीं नहीं आंकड़े हमारे सही हैं। वो तो और कह जब रहे हैं गृह सही नहीं है, चुनौती दे रहे हैं, वो तो घुमा के कह रहे हैं केंद्र ना, सरकार अरे कर ले। पहले कहिए ना कि बिल्कुल सही है हमारे डाटा। गृह मंत्री अगर स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसी दाएं बाएं स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। उनके पास जो डाटा का रिकॉर्ड है या जो रिपोर्ट है उसके बेस पे ये जब डेटा स्टेटमेंट, जुटाया ही नहीं गया तो रिपोर्ट तो है नहीं। उनका कहना ये है कि 3 महीने के अंदर ये सर्वे कैसे हो गया? 3 महीने ये सेंसर, अगर इनका सर्वे सेंसर जातिगत जनगणना तो है ही नहीं, सर्वे सर्वे है, ठीक तो है। इतनी फौरन तरीके से कैसे हो गया? और उस पे जो हमने कहा है गृह मंत्री ने कि यादवों ये की दरअसल क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है क्या? कि वाजपेयी 2 अक्टूबर से ये बवाल कटा है, जिस दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए, फिर गरीब सबसे बड़ी जाति है, सबसे बड़ा सामाजिक न्याय गरीब कल्याण है। अब गृह मंत्री का ये भी कहना कि देखिए हम उसके खिलाफ नहीं है, पर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए कई बातें सत्य हैं। देखिए हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान पूरी जिंदगी जिंदगी और शुरू से इसके लिए लड़ते रहे, और बाकी उनके समकक्षी जो कुलीग हैं, त्यागी साहब भी उसमें से हैं, गोपीनाथ वो मुंडे भी लड़ते उपनेता रहे। थे अरे सुनिए ना, लोकसभा में, वो कहते थे कि नाइंसाफी कब तक चलेगी। इसको कोई मना नहीं कर सकता। 2018 तक उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे थे 2021 में कराएंगे। बीजेपी भी तो यही कह रही है, वो कह तो रही है क्यों नहीं करवा रही? अरे तो वो यही अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई।
बीजेपी क्या कह रही है कि देखिए जब ये सर्वे का बिल पास किया गया तो उसमें हम हिस्सा थे कैबिनेट का, एक तो ये कह रही है। तो केंद्र में क्यों नहीं कर लेते? एक सेकंड। ये तो सर्वे है अरे ना, दे जातिगत रहे- जनगणना बाकायदा करवा ली जाए। जवाब दे तो रहे हैं उसमें। फिर ये गए प्रधानमंत्री से मिलने, नीतीश बाबू थे, तेजस्वी यादव थे और पूरा डेलीगेशन था, सुशील मोदी भी शायद थे। और उन्होंने आके बाहर मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। और उसी पे और हाँ भी नहीं की है। अरे उसी पे सुनो तो सही, उसी पे कल स्टेटमेंट गृह मंत्री की भी आ गई अच्छा कि भाई हम कराएंगे, उचित समय पे कराएंगे। अच्छा, तो वो इनकार कोई कर उचित ही नहीं समय सकता। 10 साल बाद चला जाएगा। ये कहां से आपने कह दिया 10 साल हो अरे जाएंगे? तो उस बीच में ये कैसे कहां से करेंगे? कह दिया आपने? फिर ये तो कैसे आपके करेंगे? वर्ड्स है ना। देखिए जब होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, भाई प्राइम कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई है, वो मई में शुरू होगी, उसमें 2 कॉलम जातिगत जनगणना अरे के तो भी वो तो जोड़ गवर्नमेंट लीजिए। कह रही है कि हमने मना नहीं किया है। लेट देम टेक देयर ओन टाइम, कब वो डिसाइड करेंगे, कब कराना चाहते हैं। अब चुनाव चल रहे हैं, इसके बीच में होगी नहीं। अब लोकसभा के आ जाएंगे, उसके बीच में भी नहीं होगी। तो वो डिसाइड करेंगे ना, इट इज देयर प्रेरोगेटिव। देखिए हम दूसरी बात पर प्लीज, बड़ा सीरियस मामला है। देखिए समाज के अंतिम आदमी को ऊपर आने की सुविधाएं मिले, इसे कौन इनकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और देखिए नारा क्या था, उसके लिए जिसकी उनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। अब ये सरकार ने क्या करा है कि आंकड़ों की बात को डिनाइल नहीं किया, नंबर 1, और हिस्सेदारी पे काम करना शुरू कर गया। अब आप पूछो कैसे, तो मैं एक दो तीन चीजें गिना देता हूं आपको। ये जब 22,000 करोड़ रुपए आदिवासी के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रखे जाते हैं तो उसी को लाना है ऊपर। उसके बाद 13,000 करोड़ रुपए विश्वकर्मा योजना के तहत जब लोहार को, सुनार को, मोची को, नाई को, धोबी को, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वही तो बात है। अरे बिगर आइडेंटिफाई करें दे दिए। 923, अरे भाई पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण है ना 27%। संदीप जी, 923 ऐसी है ना ना, दाखिला ना, देखिए, और ना नौकरी मिलती, ना। एक भी नहीं मिली। हम आ गए, आपकी बात पे आ गए, उसका भी जवाब देते। देखिए ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, ये बड़ा लेंथी विषय है, इसको इतनी आसानी से इधर दाएं बाएं नहीं कर सकते आप। क्या मैं सरकार आसानी से करता भी नहीं हूं। नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, मतलब इसको गुमराह नहीं कर सकते हम, किसी कंफ्यूज भी नहीं कर सकते। ये समाज के अंतिम आदमी के ऊपर तो लाने की मतलब बात है। राजनीतिक असमंजस, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, असहजता भी हो रही है राजनीतिक दलों में। ये विशुद्ध रूप पर जातिगत जनगणना को लेकर जो ये लड़ाई है, ये सियासी क्रेडिट लेने पर आ गई है क्या प्रोफेसर बद्री नारायण? एक तो बहुत साफ है कि जाति अब भारतीय समाज में सामाजिक कैटेगरी नहीं रह गई है। पहले एक सामाजिक कैटेगरी थी, अब ये राजनीतिक गवर्नेंस सेंटर राजनीतिक कैटेगरी हो गई है। जहां जाति आएगी वहां राजनीति का आएगी ही आएगी। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो जनतंत्र है, इसमें बड़े नंबर की राजनीति होती है हमेशा। तो बड़े नंबर हमेशा सुविधा देता है, सुविधाओं में हिस्सेदारी के लिए। और सब लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं एक मोरल क्वेश्चन खड़ा करता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी कम है उसकी हिस्सेदारी कौन इंश्योर करेगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है जो उनके बारे में सोचेगा? तीसरी जो रीडिंग है वो ये है कि ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है, उसमें उसका एक पार्ट है कि इससे फायदा होगा आरजेडी जेडीयू अलायंस, इंडिया अलायंस को। लेकिन एक दूसरा पार्ट है जिसके तरफ मैं लगातार इशारा करता रहा हूं कि ईबीसी मोबिलाइजेशन एक बड़े पैमाने पर खड़ा हो सकता है इससे। क्योंकि ये जो 3600 जातियां हैं वहां, आपने रोहिणी आयोग का रिपोर्ट भी देखा ही होगा कि जो पूरे देश में स्थिति यह है कि लगभग 1500 ईबीसी जातियों को एक बार भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। 1000 को एक बार मिला है। लगभग 48 जातियों ने 27% फायदे उठाए हैं रिजर्वेशन के। ऐसे पूरा तो आंकड़ा है। बिहार के आंकड़ों और में, एक मिनट प्रोफेसर बद्री नारायण, बिहार के आंकड़ों में यही बात तो आ रही है, 36%, 36.01% अति पिछड़ी जाति हैं। जब गृह मंत्री कहते हैं यादवों की तादाद बढ़ाकर दिखा दी, भाई तादाद तो सबसे ज्यादा वहां पर अति पिछड़ी जाति की है, और उसमें अलग अलग जाति जो अति पिछड़ी जाति में आती हैं, कितनी नौकरी मिली, कितने दाखिले हुए, वो चीज भी तो आएगी ना सामने, कि नहीं? बिल्कुल संदीप जी, एकदम आएगी। और ये जो ईबीसी जातियां हैं, ये छोटी छोटी संख्या की जातियां हैं, ये बड़े नंबर की जातियां हैं। मैंने 55 है, किसी का 2% है, किसी का 1% है।
तो छोटे छोटे नंबर की जातियां जो बिखरी हुई हैं, अब वो ये जो अभी खेल शुरू हुआ है रिजर्वेशन का, जातीय जनगणना का, वो उनको इकट्ठी करेगी, उनको मोबिलाइज करेगी। और बीजेपी अपनी पूरी पॉलिटिक्स आज से नहीं 15 साल से उसी के अराउंड रखे हुए है, यानी ईबीसी, नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियों को गोलबंद करना। तो ये जो इन लोगों ने किया है ना संदीप जी, राजनीतिक रूप से देखें तो ये बीजेपी के हाथ में, इसलिए सुशील मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की हकमारी भी हो रही है। तो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, पिछड़ों में ये भी खेल हो रहा है क्या? तो बात हो रही है जातिगत जनगणना की, आंकड़ों की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पर जाति पर जो ये दंगल हो रहा है, दरअसल मंगल किसका होगा? प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अब पिछड़ों में भी अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा, वो खेल भी शुरू हो गया है बड़े तरीके से। हाँ बिल्कुल संदीप जी, ये खेल बहुत पहले से बीजेपी कर रही थी। यानी अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स का पैटर्न देखें तो हर जगह उसने जो डोमिनेंट जाति रही है उसके बरक्स नॉन डोमिनेंट को इकट्ठा किया, छोटे छोटे नंबर को इकट्ठा किया। प्रायः कहते हैं कि बड़े नंबर की संशक्ति होती है बीजेपी। पर यही काम बिहार में नीतीश भी तो करते आ रहे हैं बहुत सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में नीतीश और बीजेपी साथ भी रही है कई सालों तक, और एक साथ ही मिलकर करते रहे हैं। लेकिन अब जो कल जो अमित शाह जी ने बोला है, वो एक तरह से जो उनकी पॉलिटिकल पैटर्न रही है उसके लिए एक तार्किक अस्त्र और एक आर्गुमेंट, और ये शो करता है कि अगली पॉलिटिक्स पिछड़ी जातियों की, ईबीसी वर्सेस ओबीसी की डोमिनेंट जातियां हो सकती हैं। और बीजेपी उसको, और उसके लिए तर्क भी है। रोहनी आयोग की रिपोर्ट बताता है कि मोस्ट मार्जिनल डिप्राइव्ड कम्युनिटी जिन्हीं में है, इनको कोई फायदा नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। अब वो खड़े होंगे, सर्ट करेंगे, और सर्ट करने लगे। इधर सोशल साइट्स पे आपने देखा होगा बहुत सारे ईबीसी हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, हिंदुत्व का कार्ड। ये लड़ाई इतनी व्यापक और इस तरह से आगे पैन आउट करती दिखेगी तो। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व नहीं चाहता कि जाति का ये संघर्ष बढ़े, लेकिन हिंदुत्व एक अपनी रेखा खड़ी करेगी। देखिएगा ये भी चलता रहेगा। कहते हैं ना, एक बड़ी सर्किल प्याज की तरह, अनियन का ऊपर का भाग और फिर नीचे का हिस्सा, तो वो चलता रहेगा, दोनों साथ प्याज की तरह की राजनीति होने लगेगी। अभी इसके अंदर कौन कितना समझा पाता है, आने वाला वक्त बताएगा। तो जाति पर जो दंगल छिड़ा हुआ है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, गूंज पूरे भारत में अब सुनाई देती दिख रही है। तो जनता, आप क्या कह रहे हैं? शिवचंद्र यादव हैं, मुंबई वासी हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री को कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म की। एक और दर्शक हैं राजेश कुमार, ये बिहारी हैं, सीतामढ़ी में रहते हैं, बिहार। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही ओबीसी की हकमारी की है। कौन अपनी बात ढंग से समझा पाएगा और इसमें और अध्याय कितने जुड़ेंगे, आने वाला वक्त गवाही देगा। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।